गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 15 विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण किसको कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब उन विशेषताओं में उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण भी हों या दोष हों या उनकी संख्या बताएं या उनकी परिमाण मतलब नाप या तोल बताएं या उनकी दशा बताएं या उनकी स्थिति बताएं या उनका समय बताएं, उनका आकार प्रकार बताएं, वो सब चीज़ें गुण और दोष में आ जाते हैं। तो ये सारी बातें जो शब्द बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब आपकी बुक में जो एक पैराग्राफ दे रखा है उसको मैं आपको पढ़ करके समझा रही हूँ कि बरसात की अंधेरी रात थी। अब ये जो रात है ये संज्ञा शब्द है, परंतु इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? अंधेरी। इसको आप गुण कहें या दोष कहें। तो रात अंधेरी थी, ये अंधेरी शब्द यहाँ पर विशेषण का काम कर रही है, यह शब्द विशेषण है। एक सुंदर युवक घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। युवक कैसा था? सुंदर था। ये उसका गुण है, ये उसकी अच्छाई है। तो ये सुंदर शब्द जो है यहाँ पर विशेषण है। जैसे ही वह एक छोटी गली में मुड़ा वैसे ही पीछे से उसे रुको की आवाज़ आई। तो गली कैसी थी? छोटी थी। ये उसकी विशेषता कहो या फिर दोष कहो बताई जा रही है। तो छोटी शब्द यहाँ पर विशेषण है। थोड़ी देर में 10-12 डाकुओं ने उसे आ घेरा। तो डाकू यहाँ पर संज्ञा शब्द है, परंतु डाकुओं की संख्या बताई गई है कि वो कितने थे? 10-12। तो ये 10-12 शब्द जो है यहाँ पर विशेषण है। डाकुओं का सरदार मोटा था। सरदार, डाकुओं का सरदार जो है यहाँ पर संज्ञा है, परंतु उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा था? मोटा था। तो मोटा शब्द यहाँ पर विशेषण है। घुड़सवार नीचे उतरा। सरदार की नज़र उसके सफ़ेद घोड़े पर पड़ी। जो घुड़सवार युवक था वह नीचे उतरा और उसका घोड़ा कैसा था? सफ़ेद। तो ये घोड़ा शब्द यहाँ पर संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि उसका घोड़ा सफ़ेद था। तो सफ़ेद शब्द यहाँ पर विशेषण है। तो इस प्रकार से जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो, गुण दोष का पता चले, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब उन गुण दोष में भाव, रंग, स्थान, दशा, समय, आकार, प्रकार, दिशा सब कुछ आ सकते हैं। तो वे होते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कि खीरा कड़वा है। अब खीरा संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि वह कड़वा है। तो इसलिए कड़वा शब्द यहाँ पर विशेषण है। इस तरह से चाहे उसको आप दोष कहिए, ये तो खीरे का वैसे दोष ही है, तो ये हुई गुणवाचक विशेषण। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण किसको कहते हैं? नाप और तोल। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा कि वह कितनी है अथवा नाप तोल का ज्ञान हो, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद यानी कि कितने भेद हैं? 2। पहला तो परिमाणवाचक ही विशेषण का भेद है, फिर परिमाणवाचक के भी 2 भेद हुए, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक किसको कहते हैं? जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें निश्चित मात्रा या नाप तोल बताया जाएगा उसको कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो एक बिल्कुल निश्चित उन्होंने नाप तोल बता दिया है कि मेरे सूट में कितना कपड़ा लगेगा? 3.5 मीटर, ना उससे कम ना फिर उससे ज़्यादा। तो यह हुआ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 10 किलो चीनी ले आओ। एक बिल्कुल निश्चित संख्या उन्होंने बता दी है, नाप तोल बता दिया है कि कितने तोल लानी है? 10 किलो। 2 लीटर दूध गर्म करो। सिर्फ 2 लीटर उन्होंने एक निश्चित तोल बता दिया है
कि 2 लीटर ही दूध गर्म करना है, तो यह हुआ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चितता का ज्ञान हो वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी सी नमकीन वस्तु ले आओ। अब थोड़ी सी में कितनी आ सकती है? 1 मुट्ठी भी थोड़ी हो सकती है, 1 कटोरी भी थोड़ी हो सकती है, 2 चम्मच भी थोड़ी हो सकती है, 4 चम्मच को भी थोड़ी कह सकते हैं। तो इसलिए कोई भी निश्चित मात्रा नहीं बताई गई है और नमकीन को हम तोलेंगे, नापेंगे नहीं और गिनेंगे नहीं, तो इसलिए यह आएगा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। तो इसलिए अनिश्चित, और थोड़ी सी शब्द है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ आम दे दो, कुछ 2 दें, 4 दें, 6 दें, कोई निश्चित नहीं है, ना नाप ना तोल, तो वो हुआ कुछ शब्द जो है यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। अब पहले उन्होंने निश्चित परिमाणवाचक में बताया था कि 2 लीटर दूध गर्म करना है, एक वो निश्चित मात्रा थी, बट यहाँ पर थोड़ा सा 1 गिलास को भी थोड़ा कह सकते हैं, 2 गिलास को भी थोड़ा कह सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा शब्द जो है यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब आता है नंबर 3, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसको कहेंगे? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, 2, 4, 6, 8, 10, 4 गुना, 5 गुना, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण में 2 थे, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक, वैसे ही संख्या के भी 2 उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहले हम पढ़ लेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे 25 रुपये दे दीजिए, उन्होंने एक बिल्कुल निश्चित संख्या मांगी है कि 25 रुपये दे दो। राम कक्षा में प्रथम रहा, बिल्कुल कन्फर्म है कि राम क्या आया है कक्षा में प्रथम, यानी कि फर्स्ट। चारों यहाँ से चले जाओ, जो भी लोग थे उनको उन्होंने बोला कि चारों को ही यहाँ से जाना है, एक निश्चित बात बता दी ना, ये कहा कि तुम में से कोई जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो ये हुई निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि उसमें भी था परिमाणवाचक में, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्या में हमें संख्या निश्चित नहीं होगी। तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब 4-6 को भी कुछ कह सकते हैं, 10-12 को भी कुछ कह सकते हैं। कुछ में कोई संख्या का हमें ज्ञान नहीं हो रहा है कि 8 खेल रहे हैं, 10 खेल रहे हैं, 20 खेल रहे हैं या 4 खेल रहे हैं। तो इसलिए कुछ जो है यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, कुछ बच्चे, जबकि बच्चों को हम गिन सकते हैं। तो जिन चीज़ों को गिना जा सकता है उन्हीं के लिए हम संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करेंगे और उन्हीं को कहेंगे। समारोह में बहुत लोग आए थे, और बहुत में 100 भी बहुत होते हैं, 500 भी बहुत होते हैं। तो इसलिए, लेकिन कोई भी निश्चित संख्या नहीं है कि 100 आए थे या 200 आए थे। तो क्या हुआ? बहुत लोग का मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हम लोगों को गिन सकते हैं। इसलिए जिन शब्दों में हमें गिनती पता चल सकती है या जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उन्हीं के लिए हम संख्यावाचक विशेषण को कहेंगे, वो ही संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब कहने लगे कुछ चावल दे दो। अब चावल तो गिने नहीं जा सकते हैं, तो वो आएंगे परिमाणवाचक विशेषण में। तो कृपया मुझे थोड़े दिनों का अवकाश प्रदान करें। अब थोड़े दिन कितने होते हैं? किसी के लिए 4 दिन भी थोड़े होते हैं, किसी के लिए 8 दिन भी थोड़े नहीं होते हैं। तो यह हुई अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आता है नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संकेत के द्वारा यानी कि इशारे के द्वारा, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। ये भी बता दिया है इन्होंने कि संकेतवाचक विशेषण किससे बनते हैं? सर्वनाम से। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक कहो या संकेतवाचक कहो, एक ही बात है। जैसे वे बच्चे पढ़ते हैं, अब वे तो सर्वनाम है, तो इसलिए, और यहाँ पर बच्चे हैं सर्वनाम, तो क्या है? वे
बच्चे पढ़ते हैं तब क्या आएगा, तब यहाँ पर सार्वनामिक नहीं आएगा। तो इसलिए ये हुआ वे बच्चे, वे शब्द यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हुआ। उस लड़की ने गाना गाया, तो यहाँ पर जो उस है, उस शब्द है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। लड़की ने गाना गाया ये भी कह सकते हैं हम, लेकिन हमने क्या लगा दिया उससे पहले, उस, यानी कि एक सर्वनाम लगा दिया। तो इसीलिए कहा गया है कि जो सार्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है वो किससे बनते हैं, सर्वनाम से। तो ये हुआ उस लड़की ने गाना गाया, उस शब्द जो है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण ये है। वह लड़का दौड़ में प्रथम आया। अब वह लड़का आया, अब जैसे पहले हमने कहा था कि राम कक्षा में प्रथम आया, तो राम तो सर्वनाम नहीं था, राम तो संज्ञा था, इसलिए वहाँ पर क्या हुआ था, संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और वहाँ पर हमें पता था कि राम ही प्रथम है, बट यह है यहाँ पर आया वह लड़का। अब वह हम किसी को इशारा कर रहे हैं, कोई सा भी वह हो सकता है, हमें क्या पता चल रहा है, तो इसलिए वह लड़का दौड़ में प्रथम आया, तो वह जो है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। तो ये हुआ आपका सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक और परिमाणवाचक विशेषण। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर। तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सके उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है, जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे कुछ दूध लाओ तो परिमाणवाचक, कुछ बच्चे उधर जाओ ये हो गया, क्योंकि बच्चों की हम गिनती कर सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण, जबकि दोनों में कुछ लगा है। परंतु यहाँ दूध के साथ कुछ आया है तो इसलिए परिमाणवाचक, और वहाँ बच्चों के साथ कुछ आया है तो वहाँ पर संख्यावाचक। इसमें कुछ शब्द जो है तोल के लिए है और इसमें कुछ शब्द बच्चों की गिनती के लिए है, बच्चों को हम गिन सकते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषणों के बाद द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञाएं आएंगी, वही कि चावल, दाल, आटा, तेल, पानी, कपड़ा, ये सब द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक। और संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। ये हुआ इन दोनों में अंतर। अब आता है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम क्या होगा, जो शब्द जब शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है तो वह सर्वनाम होता है, और वह केरल गया, इस वाक्य में वह सर्वनाम है। और जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा के साथ संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह लड़का आ रहा है, इसमें वह शब्द लड़का का विशेषण है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर आपके कुछ ये शब्द दे रखे हैं विशेषणों की रचना, कि कैसे संज्ञा से विशेषण बनते हैं। पहले प्रत्यय लगाएंगे, एक प्रत्यय से बनाने वाली संज्ञा से विशेषण। जैसे अंश है तो बन जाएगा, इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे आंशिक। अलंकार, अलंकारिक। अर्थ, आर्थिक। इतिहास, ऐतिहासिक। तो जो आपका बुक वर्क है वो भी आप इनकी सहायता से अपना कर सकते हैं, उसी के अनुरूप आपका पुस्तक में दिया हुआ होता है। इत प्रत्यय है अंक, अंकित। सुरभि, सुरभित। शुधा, शुधित। इल प्रत्यय है जटा, जटिल। फेन, फेनिल। इम प्रत्यय है स्वर्ण, स्वर्णिम। ई प्रत्यय है रोग, रोगी। इम और इण कुल, कुलीन। यह आत्मा, आत्मीय। आलू, श्रद्धा यानी कि श्रद्धालु। वी मनस, मनस्वी। मय सुख, सुखमय। वान रूप, रूपवान। तो संज्ञा बता रहे हैं इसमें, फिर प्रत्यय और फिर इन दोनों को मिलकर के जो विशेषण शब्द बना। वती स्त्री यानी कि गुण, गुणवती। मान बुद्धि, बुद्धिमान। मति श्री, श्रीमती। रत धर्म, धर्मरत। स्थ समीप, समीपस्थ। निष्ठ धर्म, धर्मनिष्ठ। और सर्वनाम से विशेषण बनाना, उससे दूसरी लाइन में भी बहुत सारे हैं संज्ञा विशेषण, वो आप अपने आप से पढ़ लेना, देख लेना बुक में। मैं कुछ आपको पढ़ करके बताएं। सर्वनाम से विशेषण बनाना, जैसे सर्वनाम है वह, विशेषण वैसा। सर्वनाम है मैं, विशेषण मेरा। सर्वनाम है हम, विशेषण हमारा। सर्वनाम है यह, विशेषण क्या होगा इसका, ऐसा। सर्वनाम तू, विशेषण तेरा। सर्वनाम आप, विशेषण आपका। ये पढ़ने चाहिए हमें, बुक अपनी देखना चाहिए कि बुक में
क्या दिया हुआ है। अब क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया क्या है? पत, और विशेषण क्या होगा? पतित। क्रिया क्या है? पठ यानी कि पढ़ना, और विशेषण क्या है? पठित। क्रिया क्या है? भागना, विशेषण है भागने वाला। क्रिया है पूज, पूजनीय। वंद, वंदनीय। पालना, पालने वाला। अब विशेषण की तुलना व अवस्थाएं। आपको पता है कि विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल सही है। किसी का कोई गुण कम होगा, किसी का कोई गुण ज़्यादा होगा, किसी में कोई दोष कम होगा, किसी में कोई दोष ज़्यादा होगा। तो इसलिए गुण दोषों के इस कम ज़्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से जाना जा सकता है। और तुलना की दृष्टि से विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। अब मूलावस्था किसको कहते हैं? मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, यह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। यानी कि वह उसकी ओरिजिनल बात, उसकी मूल अवस्था ही प्रकट करता है, इसमें कोई तुलना नहीं होती। जैसे सावित्री सुंदर लड़की है, एक सिंपल बात बता दी उन्होंने उसमें कि हाँ वह कैसी है? सुंदर लड़की है। और सुंदर क्या है? इसमें विशेषण हुआ। और सुरेश अच्छा लड़का है, उन्होंने एक सिंपल वाक्य में बता दिया कि किसी से तुलना नहीं की कि सुरेश महेश से अच्छा है या सुरेश मोहन से अच्छा है या ज़्यादा अच्छा है, कम अच्छा, कुछ नहीं बोला। तो इसलिए ये हुई मूला अवस्था। सूर्य तेजस्वी है, ऐसी जो सिंपल होंगे और उनकी अच्छाई बताई हुई होगी तो वो होगी अवस्था, मूला अवस्था। अब आती है उत्तरा अवस्था। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है। अब रविंद्र जो है वो एक चेतन भी लड़का है, वो उससे ज़्यादा होशियार है, बुद्धिमान है, तो यहाँ पर तुलना की गई है, तो ये हुई उत्तरा अवस्था। सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। सविता की तुलना किससे की गई? रमा से, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हुई? उत्तरा अवस्था। और उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था में क्या होता है? जब दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाए। अब जो हमने ऊपर देखे उदाहरण में कि सविता राम की अपेक्षा अधिक सुंदर है, इसमें हमने सबसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है कि सविता ही रमा क्या सारी लड़कियों में सबसे अधिक सुंदर है। अगर ये कहते तो ये हो जाती उत्तमा अवस्था, परंतु उन्होंने कहा कि सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, बस उससे ज़्यादा है, जरूरी नहीं है जो और लड़कियां हैं उनसे भी ज़्यादा सुंदर सविता ही है। तो इसलिए ये हुई उत्तरा अवस्था। अब उत्तमा अवस्था के उदाहरण देखेंगे कि पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। तो यानी कि इन्होंने अभी बता दिया यहाँ पर सबसे ज़्यादा अन्न कहाँ पर पैदा होता है? पंजाब में होता है। तो ये हो गई उत्तमा अवस्था। संदीप निकृष्टतम बालक है। निकृष्टतम मतलब सबसे नीचा है, सबसे तम जिसमें लग गया, निकृष्टतम, अधिकतम, कठोरतम, गुरुतम, महानतम, लघुतम, विशालतम, जिसमें तम शब्द लग गया वो उत्तमा अवस्था है। और जिसमें तर शब्द लगेगा ज़्यादातर वो होगी उत्तरा अवस्था। ये भी इसकी पहचान होती है। तो इसी प्रकार दूसरे विशेषण शब्दों के रूप में भी हम बनाए जा सकते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था। तो कुछ उदाहरण हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे मूलावस्था है उच्च, तो उसकी उत्तरा और उत्तमावस्था होगी उच्चतर और उच्चतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। महान, महानगर, महानतर, महानतम। लघु, लघुतर, लघुतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। उत्कृष्ट, उत्कृष्टता, उत्कृष्टतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। तो इसलिए उत्तरावस्था और मूलावस्था में तम और तर का ही ज़्यादा फर्क होता है। अब हम ये देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने सीखा चैप्टर में जो होता है हमेशा वही लिखा हुआ होता है कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं।
ये भी बात है कि जिन शब्दों की हम विशेषता बताएंगे उनको विशेष्य भी कहते हैं। जैसे जिसकी भी जो वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं उनको विशेष्य भी कहते हैं। और विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। गुण के कोई वो नहीं होते हैं भेद। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। तो 2 और 2 ये बीच में 4 हुए, एक गुणवाचक एक सार्वनामिक। तो ये सारे मिला करके वैसे मेन रूप से 4 कहेंगे। और अगर उसके बाद ये पूछा जाए कि परिमाणवाचक के कितने भेद होते हैं तो 2 बताएंगे, और संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं तो उसके भी 2 बताएंगे। तो ये होता है आपका यहाँ पर चैप्टर पूरा। अब हम इसके अभ्यास कार्य देखेंगे। अब मैं वीडियो में जो जो बता रही हूँ उसको आप अपनी बुक में लिख लेंगे। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। धर्म से हमें इससे विशेषण बनाना है, धार्मिक। तरंग से तरंगित, भोग से भोगी और पुत्र से पुत्रवती। बुद्धि से बुद्धिमान, इतिहास से ऐतिहासिक, आत्मा से आत्मिक और अर्थ से आर्थिक। ये इन संज्ञा शब्दों से हमने विशेषण बनाए। अब बनाने के लिए दिए हैं इसमें कि दिए गए शब्दों की उत्तरावस्था व उत्तमावस्था लिखिए। जो मूलावस्था वाले शब्द इन्होंने दे रखे हैं उनकी हमें उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बतानी है। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। लघु, लघुतर, लघुतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। ये हुई आपकी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विशेषों के लिए उचित विशेषण लिखिए। तो इन्होंने विशेष्य दे रखे हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम कुछ दिए हुए हैं, उनके हमें विशेषण लिखने हैं। अब नदी है तो नदी कैसी हो सकती है? गहरी, तो ये इसका विशेषण हुआ। चौड़ी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, ऐसे। और पानी ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है, तीखा हो सकता है, तो ये सारे इसके विशेषण हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। पेड़ ऊंचा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, बड़ा घना हो सकता है, तो ये सारे इसके विशेषण हुए, कुछ भी लिख सकते हैं। बादल काले हो सकते हैं और नीले बादल हो सकते हैं, ये सब इसके विशेषण हुए। बच्चे शरारती या खिलाड़ी होते हैं ना, जो बहुत ही हंसमुख बच्चे होते हैं, हंसमुख। सीता सुंदर हो सकती है, काली हो सकती है, लंबी हो सकती है, तो ये हुए उसके विशेषण। अब है ये केले। केले हम गिन सकते हैं, तो इसमें हम क्या विशेषण लगाएंगे? संख्यावाचक। 4, 6, 8, 10, 12 कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है नृत्य। नृत्य कौन सा हो सकता है? गरबा नृत्य, कथक नृत्य, ऐसे मणिपुरी नृत्य, कुचिपुड़ी, ये सब लिख सकते हैं आप, गरबा लिख लेना। किताबें मोटी, पतली, ऐसे, तो ये हुई उसका विशेषण। कंगन भारी, हल्के, तो ये भारी शब्द आप यहाँ पर लिख लेना, ये हुआ उसका विशेषण। अब है क्वेश्चन नंबर 4, आपका 4 और 5, 6 ये सब वैसे कटे हुए हैं, और 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको आपको जो ज़रूरत के क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको असाइनमेंट्स में भेज दिए जाएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ लेना, और जो भी विशेषण का प्रकार चारों में से नहीं समझ आया होगा वो आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।